सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो कल द हिंदू इसलिए नहीं आया था बिकॉज यस्टरडे इट वाज पोंगल और पोंगल की छुट्टी रहती है, सो हिंदू नहीं आया। बट आज हिंदू आया है और काफ़ी सारी न्यूज़ को लेके आया है। ठीक है, अकेले नहीं आया एज यूजुअल। हिंदू कभी कभार कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आता है जो बाकी न्यूज़पेपर, बाकी न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो हिंदू रिपोर्ट करता है। तो 3 ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज आए हैं जो कि मज़ा ही आ जाए, इस तरह का है। फर्स्ट वन इज आर्कटिक ब्लास्ट एंड्स न्यूयॉर्क स्नो ड्रॉट। एल नीनो ला नीना का विंटर इफेक्ट अगेन क्वेश्चन में आ गया है कि क्या एल नीनो और ला नीना का विंटर इफेक्ट होगा और क्या आगे के आने की प्रोबेबिलिटीज हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी चल रहा था कि इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, नहीं होता है, इस बार का बजट क्या आएगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। बट पहले हम बात करते हैं आर्कटिक ब्लास्ट एंड्स न्यूयॉर्क स्नो ड्रॉट। इस बार ये चीज़ देखी जा रही थी, कुछ दिन पहले हिंदू में एक न्यूज़ और आया था कि वाई नॉर्थ इंडिया का जो विंटर होता है वो ड्राई क्यों है। और कहीं ना कहीं ये यूएस भी देख रहा था कि यूएस में भी 2 साल से विंटर ड्राई थे। इस बार ड्राई नहीं रहा, वो एकदम से फटा आर्कटिक ब्लास्ट एंड पूरा बर्फ, एक जो चिलिंग इफेक्ट। बट ये ऐसा हुआ क्या, ऐसे क्या एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए एक रात में जो ये चीज़ें हुई। तो ये जो पूरी चीज़ें कही जा रही है, जो स्नो ड्रॉट जो देखा जा रहा था 2 साल से, वो इस बार डीप फ्रीज में चला गया एकदम से न्यूयॉर्क, एक रात के डिफरेंस में। तो इस एक रात में ऐसा क्या हुआ था आर्कटिक ब्लास्ट। तो हमें ये देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली द टर्म आर्कटिक ब्लास्ट इज। ये आपको आ सकता है एग्जाम में, 1 लाइनर क्वेश्चन में आसानी से पूछी जा सकती है ये सवाल कि आर्कटिक ब्लास्ट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल वेदर सर्विसेज डिफाइन करता है, इट इज अ वेरी कोल्ड एयर मास दैट टिपिकली ऑरिजिनेट इन द साइबेरियन रीजन ऑफ द एशिया। साइबेरियन रीजन ऑफ द एशिया मतलब रशिया के ऊपर वाला पार्ट जो रीजन है वो, क्रॉस ओवर द नॉर्थ पोल इनटू कनाडा एंड पुश साउथ एंड ईस्ट इनटू द लोअर यूनाइटेड स्टेट्स। कि जब साइबेरियन रीजन के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में एक एयर मास क्रिएट हो जाता है और जब वो एयर मास वार्म टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो फिर ये इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और वो किस नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में आएगा, कनाडा, और वो साउथ के तरफ यूएस में पुश करेगा। अब ये ऐसा होता किस लिए है, तो इसके लिए ट्रेड विंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब कोल्ड ट्रेड जेट स्ट्रीम्स रिस्पॉन्सिबल है, जेट स्ट्रीम्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि इन एयर मास को मूव करने में मदद करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। टिपिकली वेरी कोल्ड एयर इन द आर्कटिक इज ट्रैप्ड इनसाइड द हाई अल्टीट्यूड सोल्स ऑफ विंड कॉल्ड द पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स होता क्या है, जब आप अर्थ देखोगे तो उसके नॉर्थ रीजन में इस तरह का एक रीजन होता है जिसको हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं। ये swirl विंड्स होते हैं जो कि यहाँ पर कैप्चर्ड रहते हैं, विच इज सराउंडेड बाय ए लोअर एल्टीट्यूड बैंड कॉल्ड द पोलर जेट स्ट्रीम। और इसी पोलर जेट स्ट्रीम के कारण ये मूवमेंट देखने को मिलती है, ये एयर मास और बाकी सारे रीजन का, जो कि साइबेरिया से चल के यूएस तक आती है। इफ द पोलर वर्टेक्स गेट्स डिस्टर्प्टेड then the jet stream can become wavy and carry frigid air much farther to south than usual in an arctic blast. Generally arctic blast होगा, इतना गहरा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है जो इस बार देखने को मिला है। वैसा इसलिए हो रहा है कि जब पोलर वर्टेक्स डिस्टर्प्ट होंगे, एटमॉस्फेयर चेंजेस होंगे, अभी भी इसके कोई स्पेसिफाइड रीजंस नहीं है, ये थ्योरेटिकल रीजंस है। और जेट स्ट्रीम जब फास्ट होगा तो उसको और ज़्यादा नीचे तक पुश करेगा, और इस बार वो दिख गया यूएस में, न्यूयॉर्क में ये चीज़ देखने को मिला। Sometimes the frigid air brings snow and ice, other times the weather is dry but bitterly cold. कभी कभार रहता है कि जब एटमॉस्फेयर में जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा वो एयर, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद वो स्नो और आइस बना देगा। और कभी कभार जब ये मॉइस्चर का कांटेक्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है जितना रिक्वायर्ड होता है, तो ये ड्राई, कोल्ड एंड चिली विंटर बनाता है। As the Arctic air is pushed into the warmer moisture air ahead of it, the system can quickly develop into a serious weather. अब जैसे जैसे उसको मॉइस्चर मिलेगा ज़्यादा, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर पानी स्टोर करेगा, क्योंकि खुद देखो ना, वो वैसे ही कोल्ड विंड्स आ रही हैं, ये हॉट के कांटेक्ट में आएंगे, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, मॉइस्चर ऐड होगा, तो क्या होगी, बारिश होगा। और बॉम्ब साइक्लोन हम ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो कि 24 आवर्स के अंदर डेवलप हो जाता है। मे बी आने वाले टाइम पे ये डेवलप हो जाए इस रीजन में, बट ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होता है। जनरली ये वॉर मोशंस के ऊपर होता है, यूजुअली फ्रॉम द ओवर बॉडीज ऑफ वाटर विच हैव लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड मॉइस्चर टू फीड द स्टॉर्म। कि ऐसे वाटर बॉडीज जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको मॉइस्चर होगा, वार्म होंगे, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो बस पोलर वर्टेक्स ही देखने को मिल रहा है, जेट स्ट्रीम देखने को मिल रहा है और आर्कटिक ब्लास्ट, बट ये बॉम्ब साइक्लोन नहीं मिला है।
पोलार वर्टेक्स और पोलार जेट स्ट्रीम दो अलग अलग चीजें हैं, इसको लोग एक चीज से कंफ्यूज कर देते हैं। पोलार जेट स्ट्रीम अकर्स इन द ट्रोपोस्फियर, ठीक है। पोलार जेट स्ट्रीम जो है वो ट्रोपोस्फियर में होता है। एट एल्टीट्यूड्स बिटवीन 5 to 9 miles above the surface, it marks the boundary between surface air masses, separating the warmer mid altitude air and colder polar air। मतलब एक बीच का रीजन होता है जो कि अपर और लोअर को सेपरेट करके रखता है। It's the polar jet stream that plays such a big role in our day-to-day winter weather and mid latitudes, not the polar vortex। पोलार जेट स्ट्रीम के कारण ही ये विंटर का चेंज, अभी देखा आप लोगों ने कि जैसे ये एयर मास का मूवमेंट कौन करा रहा है, पोलार जेट स्ट्रीम, नॉट द पोलार वर्टेक्स। द पोलार वर्टेक्स इज अ लार्ज लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ द अर्थ पोल्स अकॉर्डिंग टू द यूएस वेदर सर्विसेज, कि ये दोनों पे आपको रहेगा, साउथ और नॉर्थ दोनों पोल पे। ये न्यूज आप देख सकते हो रिगार्डिंग द एल नीनो इफेक्ट, जो कि अभी कंपैरेटिवली इसमें बताया जा रहा है कि हाँ आने वाले टाइम पे ये डेवलप होगा। तो ये तो न्यूज़ थी जोग्राफिकल एस्पेक्ट से, जिसमें आपको 3 बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि पोलार वर्टेक्स क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, पोलार जेट स्ट्रीम टू बी प्रिसाइज, एंड द आर्कटिक ब्लास्ट। आने वाले टाइम पे ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में जब आएगा तो हम इसे थोड़ी सी और डिटेलिंग में करेंगे। नाउ अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल। देखो ये स्क्रीन पे ये इमेज आ रही होगी, आया राम गया राम, ठीक है। गया लाल जी थे, ये 1997 में एमएलए हुआ करते थे, 1957 में हरियाणा से, और उन्होंने मतलब काफ़ी हेडलाइंस बनाई पॉलिटिक्स में। तो देखते हैं क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ इससे रिलेटेड। देखो जब आप एंटी डिफेक्शन की बात करते हो ना, देन आई वांट दिस स्पेस कि एंटी डिफेक्शन को हम अच्छे से पढ़ पाए। 1960 तक पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना, 1960s तक इंडिया में सिंगल पार्टी थी कांग्रेस, और कोई ज़्यादा ऐसी पार्टीज थी नहीं जो कि इतना कंट्रीब्यूट करे एक्टिव पॉलिटिक्स में। 1960s ऑनवर्ड्स मल्टीपल पार्टीज आई, तो क्या होता था कि उस टाइम में कोई ऐसा नहीं था कि बस एक पार्टी जीती दूसरे से आप ज्वाइन कर लेते थे, आपका मन के ऊपर था। तो जैसे मान लो कि मैंने किसी एक्स पार्टी को वोट दिया, ठीक है, मैंने किसी एक्स पार्टी को वोट दिया, और मैंने पार्टी के पर्सन के ऊपर नहीं, पार्टी को वोट दिया, बिकॉज ये पार्टी मुझे अच्छी लगती है तो मैंने उसको वोट कर दिया। बट इस पार्टी में एक पर्सन था एम, जो मेरे एरिया से था, मैंने देखा ये काम भी अच्छा करता है, ये पार्टी भी अच्छी है, मैंने एम को वोट दिया क्योंकि एम एक्स पार्टी में है। नाउ आफ्टर विनिंग इलेक्शन एम ज्वाइंस वाई, क्योंकि वाई गवर्नमेंट बनाती है, एम वाई को ज्वाइन कर लेता है, तो मेरा तो हो लिया भाई कि भाई चुनना था एक्स को, चुन गया वाई, तो ये तो गलत हुआ। अब इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अब्यूज ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर और इलेक्शन मैंडेट। अब इस अब्यूज को ठीक कैसे किया जाए? इस अब्यूज को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कुछ करिए, तो लेजिस्लेचर से एक लॉ लेके आए, दैट वाज एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन आपको 10th शेड्यूल में ऐड किया गया, 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। 10th शेड्यूल में बताया गया कि क्या होगा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, ये आया एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसमें कुछ प्रोविजंस थे कि आप पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं तो अगर आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जब स्टार्टिंग में एंटी डिफेक्शन आया तो इसमें यह कहा गया कि देखिए 1/3 अगर पार्टी जाती है, स्टार्टिंग में जब 1/3 पर्सन किसी पार्टी को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं तो हम वो से मानेंगे एक्सेप्शन है, दैट इज नॉट एंटी डिफेक्शन। लेकिन इसी पोजीशन को आगे जाके ठीक किया गया 2003 में, और इसको कहा गया कि अगर 2/3 मेंबर चले जाएंगे दूसरे पार्टी में तो हम मानेंगे कि पार्टी चली गई। अब ये पार्टी चली गई तो फिर इसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया है कि भाई हाँ ठीक है 2/3 बेटर है 1/3 से, बिकॉज 1/3 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर बट 2/3 इज़ अ बिग नंबर। देखते हैं वही चीज़ इसमें बताई गई है कि एंटी डिफेक्शन लॉज डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड है, डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड आपका एंटी डिफेक्शन भी है, और आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई पर्सन वॉलंटरली मेंबरशिप दे देता है तो पॉलिटिकल पार्टी उस वैसी चली गई। अगर कोई पर्सन वोट देने से मना कर देता है अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइन तो हम उसे कहते हैं विप। और विप भी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, विप इज अ जनरल टर्म जो कि प्रैक्टिस में है पार्लियामेंट्री टर्म में, तो हम उसे यूज करते हैं। विप 3 तरह का होता है, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप एंड 3 लाइन विप। 3 लाइन इज द वेरी हार्डकोर विप कि उसके बाद भाई कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपने पार्टी का रूल ही ब्रेक किया तो आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर एज ऑफ दिस एक्ट? अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर आता है वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर आता है और हाउस में रहता है कुछ टाइम के लिए, इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ही टेक्स द सीट इन द हाउस,
मान लीजिए आज कोई पर्सन नॉमिनेट होकर हाउस में आया ना, नॉमिनेट हो तो आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपने नॉमिनेट होने के 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे डिस्क्वालिफिकेशन के। 2003 में 91st अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस किए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म सजेस्ट किए बाई सादिक अली केस, सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अभी करंट महाराष्ट्र वाला पोजीशन है। इसमें भी वही बात थी कि अगर कोई पार्टी टूटती है तो क्या पार्टी किसके पास जाएगी, पुराने वाले के पास या नए वाले के पास। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 3 टेस्ट होगा कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है और आपके पार्टी का कंसाइंस भी वही है तो आपके पास वो पार्टी रहेगी, अदरवाइज नहीं। जो चीज़ आपको उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे वाले केस में भी हुआ कि एकनाथ शिंदे इज द रियल शिवसेना ऑन द ग्राउंड, कि उनके पास मेजॉरिटी है और जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वही एकनाथ शिंदे का इंटेंट भी है, तो उस बेसिस पे कर दिया गया। बट ये इंटेंट कौन डिसाइड करता है, ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं डिसाइड किया है। लेट डाउन द 3 टेस्ट फार्मूला कि कैसे होगा। दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव द पार्टी, की ऑब्जेक्टिव ऑफ एम क्या है पार्टी का, क्या अफेयर है पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी में दिखनी चाहिए, और मेजोरिटी की बात करता है। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आपको मिल जाएगा पार्टी सिंबल, अदरवाइज नॉट। इन्हीं 3 के बेसिस पे एकनाथ शिंदे को मिल गया शिवसेना, ठीक है, जो उद्धव ठाकरे ने जो राज ठाकरे ने काफ़ी पहले बनाई थी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। देखो इस साल इलेक्शन है और किसी भी इलेक्शन ईयर में ये चीज़ ध्यान रखना, जनरल इलेक्शन में कभी बजट नहीं आता है। बजट इसलिए नहीं आता है क्योंकि बजट तो आपने 1 साल का बनाना है और आपने चले जाना है 2-3 दिन महीने में। आप नहीं जाते वो अलग बात है, दो मोदी जी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल कि वो नहीं जाने वाले हैं, क्या पता अगर चले गए, यू नेवर नो। तो अगर चले गए तो अगली जो सरकार आएगी वो तो इनका बर्डन लेके नहीं चलने वाली साल भर। तो अब उसके लिए एक प्रोविज़न है कि इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 में है और इंटरिम बजट 112 में ही मिलेगा। इस बार क्या आएगा, इंटरिम आएगा, वोट ऑन अकाउंट, इसका इंटेंट निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी हद तक तय किया है। उन्होंने कहा है कि वोट ऑन अकाउंट आने वाला है। तो हमारे समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि साहब इन दोनों में डिफरेंस क्या, ठीक है। देखो जो इंटरिम बजट होता है वो बेसिकली टैक्स का रिफॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसे रेट्स चेंज करना, इससे रिलेटेड होता है। और वोट ऑन अकाउंट पार्टी के कुछ खर्चे, गवर्नमेंट के कुछ खर्चे, सिर्फ पार्टी के ही खर्चे हो जाते हैं कोई बार, बट गवर्नमेंट के खर्चे। इंटरिम बजट में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स, टैक्स में चेंज, कोई अगर ऐसा एस्टिमेट है करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो सब चीज़ें उसमें आएंगी। लेकिन वोट ऑन अकाउंट में आएगा जो सैलरीज अलाउंसेस जो दी जाती हैं इस बार चलाने के लिए सरकार को, वो सब चीज़ें, ठीक है। वही चीज़ है, वोट ऑन अकाउंट कंसोलिडेटेड फंड से दिया जा रहा है, कंटिजेंसी में नहीं है, ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए दिया जाता है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक टॉपिक है आपके पास, जुडिशियल कंट्राडिक्शन इन दिल्ली चीफ सेक्रेटरीज एक्सटेंशन। पढ़ने के लिए अच्छा है, जानने के लिए कम है। क्वेश्चंस पे आते हैं। माउंट मरापी विच एरप्टेड अगेन इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 14 इज लोकेटेड इन विच आइलैंड। थोड़ा सा बताइए, मेहनत करिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो रहा फिर, है ना। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए क्या है। डेनमार्क्स क्वीन मार्गरेटा एंडेड द 52-year-old रेन, भाई किससे, कौन से पैलेस पे हुआ है बताइएगा। कपिल मुनि टेम्पल इज लोकेटेड इन विच आइलैंड ऑफ नियर वेस्ट बंगाल विच लॉस्ट एन एनुअल रिलीजियस कांग्रेशन। तो इस आइलैंड का नाम बताना है टेक्निकली इसमें। सो आज के लिए ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्जाम में 99% चांस है कि आए। वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट जिसका मतलब आपने समझा, उसके बाद पोलार वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से और पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। आपको दोनों टॉपिक, दैट इज द बजट वाला पार्ट एंड दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द 10th शेड्यूल, जिसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आती हैं हर बार। एंड वन मोर थिंग दैट इज टू बी एडेड हियर कि जो आपका ये वाला रीज़न है 10th शेड्यूल वाला, वो किहोतो होलोहन के केस से जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बनाया गया। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।